2। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखो ऑन फिगर 1 ड्रॉ an oscillation leading the oscillation shown by 90 degrees, and you're doing it by yourself. फटाफट on figure 1 draw an oscillation leading the oscillation shown by 90 degrees. और ये फटाफट करना है, टाइम नहीं लगाना। हो गया? मैं करके दिखाऊं आप? अच्छा, पहला स्टेप क्या होगा? वर्किंग। बेटा आपने देखना है वर्किंग क्या होगी। 360 को डिवाइड कर दें 90 से। जब आप 360 को 90 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4। अच्छा, अब हम इसके बनाएंगे 4 पार्ट्स। 1 2 3 4। बात समझ आ गई बेटा? 4 पार्ट्स फिर से बता दूं? एक सेकेंड। 1 वेव, आधी वेव, क्वार्टर वेव, क्वार्टर वेव। क्लियर? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, इसमें आधी वेव और ये हो गई फिर क्वार्टर वेव। डन? अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि हमने 4 पार्ट्स तो बना दिया। अब 90 डिग्री से किसने लीड करना है? नई वेव ने या पुरानी वेव ने? नई वेव ने लीड करना है। टाइम के एक्सिस पे लीड कौन करता है? जो पीछे होता है या आगे होता है? जो पीछे होता है, जो टाइम पे जो पीछे होता है। अच्छा, अब अगर हम नई ऑसिलेशन बनाते हैं तो हर पॉइंट को क्या करेंगे? 90 डिग्री पीछे करते जाएंगे। ये हो गया, एक सेकेंड जरा, ये हो गया। उसके बाद ये वाला पॉइंट इधर आ गया, ये वाला पॉइंट। बस अब कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया, ये मैं आपका चेक करूंगा बच्चों। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, और उसके बाद ये हो गया। कोई कंफ्यूजन? आला बेटा आपने कर लिया? साल? हाँ 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 हाँ। एक सेकंड में दोबारा आपको बता, स्लोली स्लोली चलते हैं। ठीक है, देखें देखें, ये हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट। सही है? या अगर पॉइंट बाई पॉइंट चलें तो ये पॉइंट इधर चला गया, ये पॉइंट इधर चला गया, ये पॉइंट इधर चला जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, और ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा। तो अब किस तरह बनेगी वेव? अब अगर हम वेव कंप्लीट करते हैं तो इट वुड बी, ये हो गया, 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 और ये। कोई कंफ्यूजन? चलें, अब आप आ जाएं क्वेश्चन के बी पार्ट में। क्वेश्चन का बी पार्ट बनाएं, लिखें ऑन फिगर 2 ड्रॉ अ वेव leading the first wave by 90 degrees। तो आपने एक वेव बनानी है जो पहली वेव को 90 डिग्री से लीड कर रही हो। मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट बनाओ।
अब वेव में कैसे बनाते हैं? लीडिंग कौन होता है, जो आगे होता है या पीछे होता है? लीडिंग होता है जो आगे होता है, तो आगे बनाएंगे। तो अब ये कैसे चलेगा? अब ये चलेगा, इसके बनाएंगे 4 पार्ट्स। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हर पॉइंट को कितना आगे कर देंगे? 90 डिग्रीज आगे कर देंगे। ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, ये यहां पे, ये यहां पे, इस तरह सारे पॉइंट आगे चलते जाएंगे। आप लोग खुद ट्राई करें। सबसे पहले तो ये वाला पॉइंट कहां पे आ जाएगा? इधर आ जाएगा। हाँ जी, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। कैसे बनेगी वेव? यहां तक बना लिया, उसके आगे ये हो गया, 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 ये हो गया, ये हो गया और ये। कोई कंफ्यूजन या समझ आ गई? पक्का? खुशी बेटा आपको समझ आ गई? आला क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलें आगे चलते हैं। अगली हेडिंग लिखें वेव फ्रंट्स। अगली हेडिंग क्या लिखनी है? जी जी, नया टॉपिक, नया टॉपिक, वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स में हम लिखेंगे, या अल्लाह मैं करता हूं, पीछे रुक जाए। बस कर दिया ना, अब इस पे करें। मुझे दिखा दें, मुझे दिखा दें। चलें जी, खुशी बेटा आगे चलते हैं। अच्छा, अब जी आप हेडिंग दो, वेव फ्रंट्स। क्या हेडिंग देनी है? वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स को हम डिफाइन करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले वेव फ्रंट्स की हम ड्राइंग बनाते हैं। आपने ये करना है कि 3D वेव्स बनानी है। आला बेटा ड्राइंग बिल्कुल उसी तरह बनानी है जिस तरह मैं बनाऊंगा। राहिम साहब बनाओ, शाबाश। जी बेटा आप क्या फरमा रही हैं? बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, अच्छा ये हम 3D में वेव्स को बना रहे हैं। ये हम वेव्स को किस में बना रहे हैं? 3D में। एंड दे आर वाटर वेव्स, फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स इन 3 डायमेंशंस। अगर आप मुझसे बेहतर ड्राइंग बना सकते हैं तो आप बना लें, लेकिन आपको वेव्स को 3 डायमेंशंस में दिखाना है। अच्छा, वेव फ्रंट्स क्या होते हैं? वेव फ्रंट्स होते हैं लाइंस जॉइनिंग इन फेज पॉइंट्स परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। फॉर एग्जांपल, फर्ज करें अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये बनेगा वेव फ्रंट। जैसे मैंने सारे क्रेस्ट को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। फिर अगली वेव के ऊपर, खुशी बेटा आपको समझ आ रही है यहां तक? जी सर, आ रही समझ। ये सारे हो गए इन फेज पॉइंट्स, इन पे मैंने लाइन बना दी। फिर आगे ये हो गए इन फेज पॉइंट्स, और इन पे भी मैंने क्या बना दी? लाइन बना दी। फिर
ये हो गए इन फेज पॉइंट्स, सिमिलर पॉइंट्स या इन फेज पॉइंट्स। इन पे भी मैंने क्या बना दी, लाइन बना दी। ठीक है जी, इसको मैं कहूंगा वेव फ्रंट नंबर 1। क्या कहूंगा मैं, इसको मैं कहूंगा वेव फ्रंट नंबर 1। इसको मैं कहूंगा वेव फ्रंट नंबर 2। इसको मैं कहूंगा वेव फ्रंट नंबर 3। इसको मैं कहूंगा वेव फ्रंट नंबर 4। कोई कंफ्यूजन? और वेव मोशन, बेटा वेव मोशन जो है वो हम बनाएंगे, ये बनाए जरा, और इसके ऊपर आप लेबल कर दें वेव मोशन। इसके ऊपर आपने क्या लेबल कर देना है, वेव मोशन। और एंगल 90, ये हो गया 90 का एंगल। अच्छा, अब आपने जी इस पे लिखना है, आपने मेरे साथ ही लिखना है। लिखें वेव फ्रंट्स आर लाइंस joining, wave fronts are lines joining in phase points, are lines joining in phase points, in phase points perpendicular to, in phase points perpendicular to the wave motion, perpendicular to the wave motion। बेटा कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, वेव फ्रंट्स का क्रेस्ट पे होना कंपल्सरी है या कहीं और भी हो सकते हैं? कहीं और भी हो सकते हैं। एक और ड्राइंग बना दो, उसके ऊपर वेव फ्रंट्स की पोजीशन चेंज करके दिखा दो, so that you should get an idea. It's not compulsory that they should be the crest. They could be anywhere, but similar points. For example, if first wave front is here, if first wave front is here, the second wave front should be same jagah. Very good. Third wave front will be same jagah. Fourth wave front will be same jagah. और इसके रिस्पेक्ट से वेव मोशन कहां पे होगा? इसके रिस्पेक्ट से वेव मोशन सीधा होगा, और वेव मोशन का वेव फ्रंट्स के साथ एंगल क्या होगा? इट विल बी 90 डिग्रीज। इट विल बी 90 डिग्रीज। सवाल बेटा क्लियर? जगह बदल दी है, मतलब ये है कि क्रेस्ट पे होना कंपल्सरी नहीं होता। दे आर द लाइंस joining in phase points perpendicular to the wave motion and they can be anywhere। लेकिन अगर एक वेव फ्रंट होगा x, तो अगला भी उसी x पे होगा, सिमिलर पॉइंट्स। जो पहला होगा अगला भी वही होगा, सारे एक जैसे होंगे। अच्छा, अब हम आते हैं इसके आगे। इसके आगे आपने लिखना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्टिव वेव फ्रंट्स किसके इक्वल होगा? लिखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस between consecutive wave fronts, perpendicular distance between consecutive wave fronts will be equal to 1 wavelength। बच्चों आ गया समझ या कोई कंफ्यूजन है? तो perpendicular distance between consecutive wavelength will always be equal to 1 wavelength। आला बेटा क्लियर? अच्छा, अब आप एक एग्जांपल लिखें फटाफट। एक एग्जांपल लिखें। एग्जांपल ये है जी, आपके पास फर्ज करें एक रिपल टैंक, ये एक रिपल टैंक है। इस रिपल टैंक के अंदर
ये हैं जी वेव फ्रंट्स, फटाफट बनाओ। ये हैं जी वेव फ्रंट्स और डॉटेड लाइन को नीचे मिलाते जाओ। मिला दिया। अच्छा, इन वेव फ्रंट्स का जो एंगल बन रहा है बाउंड्रीज के साथ, दिस इज 90 डिग्रीज। और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, दोबारा मैं लेबल कर देता हूं, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इट इज 12 millimeter. This distance is 12 millimeter. आला बेटा कॉपी हो गया? क्वेश्चन का ए पार्ट लिखें। रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। वेव मोशन का वेव फ्रंट्स के साथ क्या एंगल होता है, फटाफट बताओ। 90 डिग्री। तो वेव मोशन कहां पे बनाएंगे? सीधा इसके पैरेलल। बिल्कुल, ये हो गया वेव मोशन। और वेव मोशन का वेव फ्रंट्स के साथ क्या एंगल बनेगा? इट शुड बी 90 डिग्रीज। क्वेश्चन का बी पार्ट लिखें। क्वेश्चन का बी पार्ट लिखें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ? हाँ जी, जो लैम्डा होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ? आपने खुद करना है। 12 डिवाइडेड बाई 4 नहीं, 12 डिवाइडेड बाई 3। दोबारा देखें, आपने लाइनें गिनी है ना, लाइनें नहीं गिनी। ये हो गया 1 लैम्डा। आला बेटा आपको मिस्टेक समझ आ गई है साल की, उसने लाइनें गिन ली थी, जबकि आपने क्या देखना था, लैम्डा टू लैम्डा। तो कितने लैम्डा हो गए? 3 लैम्डा। तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू 12 मिलीमीटर। तो लैम्डा फिर किसके इक्वल होगा? लैम्डा इज इक्वल टू 12/3। तो ये बन जाएगा 4 मिलीमीटर। कोई कंफ्यूजन? डन, आगे चलें। चलो अब अगली एग्जांपल लिखो। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल है वेव्स का। तो देखिए, वेव्स और इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, वो हम करेंगे इस क्लास में बहुत सुकून के साथ, बिकॉज अगर आपने वेव्स इलेक्ट्रिसिटी अच्छा कर लिया तो एक रेट पक्का। ठीक है, वेव्स का टॉपिक आपने इस तरह नहीं करना कि आज खत्म होगा या कल, पुरसकून होके एक एक चीज करनी है। हमारा जो है ना, अगस्त के महीने में इलेक्ट्रिसिटी और वेव्स मिला के खत्म हो, लेकिन अगस्त का पूरा महीना लगेगा और पुरसकून तरीके से। और सिलेबस आपका टाइमली हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। क्या चीज? हाँ, लेकिन पिछली बार तो आप भाग गई थी ना। नहीं, आप भाग किस लिए गई थी, कि आपसे नहीं होगा या प्रेशर पड़ रहा था ना? हाँ, सही कह रही है, सही। नहीं तो उसका मेरे पास सोल्यूशन कोई नहीं है। मैं कई दफा मैंने सोचा है कि मैं क्या करूं, लेकिन जब बच्चे उस सिचुएशन पे आते हैं तो मेरे पास सोल्यूशन कोई नहीं है उसका। क्या फिजिक्स ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है ना? मतलब ये है कि जितना टाइम मैं दे रहा था उस टाइम के बगैर तो नहीं हो सकता ना। नहीं, वो तो लगाना पड़ता है। तुम्हें मैं एक लड़का दिखाऊंगा, उसका मैं बताऊंगा नहीं। वो
का वे ही सिर्फ ये होता है, दिस नो अदर वे। फिजिक्स को आपको सही तरह से पढ़ना पड़ता है। हाँ, वो प्रैक्टिस नहीं करवाते। तो बेटा जब प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो अच्छी क्लास कहाँ से हुई? बेटा इस तरह नहीं होता ना, असल चीज होती प्रैक्टिस है। देखो इस तरह तो लेक्चर सारा बुक में लिखा होगा। अच्छा, ये है वेव मोशन। ये असल चीज तो प्रैक्टिस ही होती है ना, उसके बगैर तो काम चलता ही नहीं है। और उतना टाइम लगाना पड़ता है, वरना ये फिजिक्स नहीं होती। मेरा एक्सपीरियंस तो अभी तक यही है। सवाल नहीं होते, यही बात है। आपके कहने से पहले मैंने कह दिया था। तो छाया लोगों के साथ भी तो यही मसला था ना, कि उनसे सवाल नहीं होते थे। और मेरे बच्चों के साथ यही मसला है कि उन पे बर्डन पड़ता है, मुझे पूरा साल गालियां देते हैं, आखिर में सवाल हो जाते हैं। मुझे स्कूल के बच्चे ना लिटरली गालियां देते हैं, वो कहते हैं ये पागल बंद है। कॉपी कर लिया यहाँ तक? नहीं, लेकिन गालियां देते हैं पूरा साल, जितना मैं जलील करता हूँ ना उनको। हैं? नहीं, पहली बार वो सब गालियां देते थे। पहली बार वो सब गालियां देते, जो अभी तारीफ करते हैं ना वो सब पहले गालियां देते थे। एलडीएस के बच्चे अभी भी गालियां देते हैं। अच्छा, हाँ पता है मुझे। ए पार्ट लिखें, ए पार्ट आप लिखें, जरा लिखें। अच्छा, इसमें आप यूं कर दें कि यहां से लेके यहां तक इसको आप लेबल कर दें 1 2 3 4, और ये है जी 16 सेंटीमीटर। आपने क्या लेबल कर दिया इसको? 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखें फाइंड wavelength of the waves shown। सवाल समझ आ गया? आपने इन वेव्स की वेवलेंथ फाइंड करनी है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स शोन। अब जो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस है वो 70 डिग्रीज पे, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप 16 सेंटीमीटर को यूज करेंगे आपका आंसर इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि ये देखें, ये ड्राइंग आप मेरे साथ बना लें। कितनी है वेव्स? 1 2 3 4, 4 है बेटा, 4। लाइन्स 5 है, 1 2 3 और ये 4। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और एंगल कितना हो गया? 70 डिग्रीज। और डिस्टेंस कितना हो गया ये वाला? 16 सेंटीमीटर। अब प्रॉब्लम समझ आ गया कि हमें डिस्टेंस चाहिए परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पे किस पे गिवन है? 70 डिग्रीज पे। अब मेरी बात अच्छी तरह समझनी है। आपने ये करना है कि यहां से 90 डिग्रीज पे लाइन बनानी है। कितने डिग्रीज पे? 90 डिग्रीज पे। ठीक है जी, क्योंकि द डिस्टेंस दैट वी टेक इट इज एट परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज। फिर से एक बार देख लो, हमने कौन सा डिस्टेंस लेना होता है? द वन दैट इज perpendicular. So if the given distance is not perpendicular, find the perpendicular distance. ये हो गया 90। अच्छा, अगर ये 90 है तो सोचो ये एंगल कितना होगा? बताओ। 20। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हम ये डिस्टेंस d फाइंड करेंगे। इसको आप d कह दें। तो हम ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। ये और ये, और 90 डिग्रीज कौन सा एंगल है? ये वाला, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर 90 के एंगल। आइए समझ। अब अगर 90 का एंगल ये है और ये है 16 सेंटीमीटर और यहां पे एंगल है 20 डिग्रीज और ये डिस्टेंस है d, तो बताएं क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? क्विक आंसर।
cos of 20 जी cos of 20 is equal to d over 16। तो आपको राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। डी कितना बन जाएगा? डी बन जाएगा 16 cos 20। कैलकुलेटर निकालो। 16 cos 20 कितना आ गया? साल बेटा आइए समझ। बेटा आपको आंसर 15.03 या 0 लिख लो सेंटीमीटर, ये डी हो गया। अब डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसमें कितनी बार लैम्डा है? 1 2 3 4। अच्छा, इसमें मिस्टेक क्या हो सकती थी कि आप 16 सेंटीमीटर को 4 लैम्डा से इक्वेट कर लेते। आपने एंगल देखना होता है, आपने एंगल देखना होता है। तो क्या बनेगा? 4 लैम्डा इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा 15/4। साल बेटा 15/4 का आंसर बताओ। 3.75 और ये हो गया सेंटीमीटर। डन? कॉपीड? बेटा आ गई समझ? अच्छा, एक और क्वेश्चन लिखें फटाफट। बेटा बातें ना करो प्लीज, एक और क्वेश्चन लिखें। एक और क्वेश्चन ये है कि ये हो गया, ये हो गया, ये वेव फ्रंट्स आप बना दें, बना दिए। अच्छा, अब इस पे यहां पे एक लाइन बनी हुई है हॉरिजॉन्टल, और इनको ऊपर से ज्वाइन करते हैं। ये बना दें। अच्छा, अब जो एंगल्स हैं इनके, ये वाला एंगल दिस इज, यहां पे है 45 डिग्रीज। ये एंगल कितना है? 45 डिग्रीज। एंड दीज आर वेव फ्रंट्स, these are wave fronts, और वेव मोशन इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन है वेव मोशन की। ड्राइंग समझ आ रही है? और ऊपर से जो डिस्टेंस गिवन है ये वाला, ये डिस्टेंस यहां तक गिवन है, और ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। आपसे कहा हुआ है फाइंड द वेवलेंथ। साल बेटा क्वेश्चन समझ आ गया? तो आपने क्या करना है? वेवलेंथ फाइंड करनी है। टिल्टेड है वेव्स, इंक्लाइंड है वेव्स, 45 डिग्रीज का एंगल। अब मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। शाबाश। खुशी बेटा हो जाएगा आपसे? सर कोशिश करने में। जी करें बेटा, शाबाश। प्रॉब्लम क्या है? डिस्टेंस इज नॉट परपेंडिकुलर, इट शुड बी परपेंडिकुलर। डिस्टेंस शुड बी परपेंडिकुलर। अब बिल्कुल सही कह रही है। ये हमने लाइन बना ली, ठीक है। इसका ये एंगल कितना? 90। ये एंगल कितना? 90। ये एंगल कितना? 90। ये एंगल कितना? 90। तो एक ही बात है फिर, वो मैं 10 सेंटीमीटर को फोकस कर रहा हूं ना, एंगल तो वही बनेगा। देखें, अगर वो 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। ये हुआ 45, ये हुआ 90। तो उधर से कितना रह जाएगा? 45। तो ये हो जाएगा हमारे पास यूं, उसके बाद यूं, और उसके बाद यूं।
डन। अब ये एंगल हो गया 45, ये एंगल हो गया 90 और डिस्टेंसेस ये हो गया 10 सेंटीमीटर और हमें कौन सा चाहिए, ये वाला ट्रायंगल। समझ आ गई? अच्छा अब ये बनेगा कॉस ना, cos 45 is equal to d over 10, तो d is equal to 10 cos 45, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.07 और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। और d कितने लैम्डा के इक्वल है, देखो जरा, d इक्वल है जी, हाँ d इक्वल है ये 1 लैम्डा, ये दूसरा लैम्डा, ये तीसरा लैम्डा और ये चौथा लैम्डा। तो हम यहां पे लिखेंगे 4 लैम्डा इज इक्वल टू 7.07 सेंटीमीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 7.07 डिवाइडेड बाय 4। आंसर बताएं क्या आ गया, 1.76 सेंटीमीटर। कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब एक होमवर्क क्वेश्चन, उसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। और होमवर्क क्वेश्चन आपने करके देने। क्वेश्चन लिखें, यहां पे लगा हुआ है एक एंटीना, यहां पे लगा हुआ है एक एंटीना और वो कर रहे वेव्स को रिसीव। उसके 2 पॉइंट्स हैं, एक है पॉइंट P और एक है पॉइंट Q। P और Q का जो आपस का डिस्टेंस है ये है वर्टिकली 1.2 मिलीमीटर। P और Q का आपस का डिस्टेंस कितना है, 1.2 मिलीमीटर। और एंटीना के ऊपर जो वेव्स पड़ रही हैं सैटेलाइट से, दे आर एट सम एंगल। Microwaves received by the antenna or the waves received by the antenna, they are inclined and they're falling on antenna like this। ठीक है, ये वेव फ्रंट्स हैं जो एंटीना ने क्या करने, रिसीव करने। ये है वेव मोशन, ये क्या है, वेव मोशन। आइडिया समझ आ गया यहां तक कि एक एंटीना है, उसने वेव फ्रंट्स रिसीव करने हैं और वेव फ्रंट्स जो है वो आपको दिखाए हुए हैं। तो ये हो गए जी आपके वेव फ्रंट्स। अच्छा अब जो है यहां पे ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा 12 मिलीमीटर। कितना डिस्टेंस है ये, 12 मिलीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, लिखें व्हाट इज द फेज डिफरेंस। असला बेटा पता है प्रॉब्लम क्या होता है, आप जब क्लास में पढ़ते हैं ना, आप कहते हैं वेवलेंथ इज डिफाइंड एज, फेज डिफरेंस इज डिफाइंड एज, जब आप पेपर खोलते हैं ये आ जाता है। समझ आइए बात? सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो जब आप ये क्लास में कर लेते हैं, फिर यही आना होता है तो आप कर सकते हैं। जो आप बात करिए ना कि नोट्स अच्छे लिखवाना, उसमें प्रॉब्लम यह है कि नोट्स एग्जाम रेलिवेंट होंगे तो काम चलेगा ना, आपको एग्जाम टाइप क्वेश्चन करने पड़ते हैं। वो उससे काम नहीं होता, वो तो पहले किताब में दिया हुआ है। What is the phase difference between waves? What is the phase difference between waves received by P and Q simultaneously? P और Q जो वेव रिसीव करेंगे उनका फेज डिफरेंस कितना होगा सिमल्टेनियसली जो रिसीव करेंगे। इसके आगे कल इंशाल्लाह ये करना है और करके देना है, हो जाएगा। पता है होता है क्या, मैं बताता हूँ, जिस तरह मैं आसान वाले क्वेश्चन करवा रहा था वो हो गए ना, जब बंदा पेपर में जाता है ये आया होता है। जब आप हर तरह का क्वेश्चन कर लो फिर ट्रबल नहीं होती। तुम्हारे स्कूल में मैंने 5 साल पढ़ाया होगा, पता है इस बात का? हाँ अच्छा, आपने मुझसे पढ़ा हुआ है? हाँ, सही कह रही है। उसी वक्त मैंने रूट्स को छोड़ा था। मैंने पता है ज्वाइन कब किया था? मैंने ज्वाइन किया था 2013 में, ठीक है।
हाँ हाँ, और मुझे पहले साल ना मेरी क्लास में थे 40 बच्चे, 40 में से 38 बच्चे मुझे गालियां देते थे कि पता नहीं कितना फारिग टीचर है। फिर मैं मजे की बात बताता हूँ, वो कहते थे कि दे हैव अ